स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकंड केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में स्टूडेंट हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फेराडे का प्रथम नियम। आज हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फेराडे का सेकंड लॉ ऑफ फेराडे का सेकंड लॉ। तो इस नियम के अनुसार जब भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्यों में समान विद्युत धारा समान समय के लिए प्रवाहित की जाती है तो उनके इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी भार E के समानुपाती होती है। अब देखो इसमें मान लीजिए अपने पास भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्य है। जैसे सपोज दैट एक ये विद्युत अपघट्य, एक ये विद्युत अपघट्य और एक ये विद्युत अपघट्य। यहाँ इलेक्ट्रोड 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 इलेक्ट्रोड। अब देखो इसके साथ जोड़ दें, इसको इसके साथ जोड़ दें और इसको किससे जोड़ दें, बैटरी से जोड़ दें। प्लस माइनस ऐसे बैटरी से जोड़ दें और इसमें अपन क्या करेंगे, विद्युत अपघट्य करते हैं। क्या भर दें, विद्युत अपघट्य। ऐसे भरते हैं विद्युत अपघट्य। सपोज दैट इसमें हमने भर दिया NaCl, इसमें AgNO3 और इसमें KOH। यह विद्युत अपघट्य करते हैं। तो इसमें समान विद्युत धारा समान समय के लिए प्रवाहित की जाती है। तो इनके जो इलेक्ट्रोड है ना, एनोड और कैथोड, उन इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा m उनके तुल्यांकी भार E के समानुपाती होती है। अर्थात m समानुपाती E। अपन इसको ऐसे लिखेंगे, m समानुपाती E। मैं इसको ले सकता हूं अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकंड लॉ। m समानुपाती E। m समानुपाती क्या रखें, E। यदि इसमें इलेक्ट्रोड अलग है, दो इलेक्ट्रोड की बात करें हम, दो विद्युत अपघट्य, यदि दो विद्युत अपघट्य जिसमें पदार्थ की मात्रा m1 तथा m2 हो, तो m1 तथा m2 हो तो अपन क्या लिखेंगे भाई, m1 E1 m1 तथा m2 हो एवं तुल्यांकी भार E1 तथा E2 हो तो जैसे लिखेंगे
m1 अपॉन e1 इज इक्वल टू m2 अपॉन e2। ये फॉर्मूला बनाएंगे। आगे क्या लिखें, m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू e1 अपॉन e2। ये फैराडे का सेकंड लॉ। अब देखो आगे इसमें क्या लिखेंगे, m इज इक्वल टू अपन क्या लिखते थे, अकॉर्डिंग टू फैराडे फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग अपन क्या लिखते थे, m इज इक्वल टू W1IT। m इज इक्वल टू क्या लिखते थे, WIT लिखते थे। क्या लिखते थे, WIT। m इज इक्वल टू क्या लिखते थे, WIT। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, m1 इज इक्वल टू W1IT एंड m2 इज इक्वल टू W2IT। ये अपने वैल्यू रख देंगे। तो वैल्यू उपरोक्त समीकरण में मान रखने पर, उपरोक्त समीकरण में m1 तथा m2 के मान रखने पर, m1 तथा m2 के मान रखने पर, तो ऐसे लिखेंगे W1IT अपॉन W2IT इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। ये लिखेंगे IT से IT कैंसिल, तो अपन क्या लिखेंगे, W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। ये फॉर्मूला बन जाएगा, W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। जब किसी विद्युत अपघट्य में, जब किसी भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्यों में समान विद्युत धारा समान समय के लिए इलेक्ट्रोड विद्युत अपघट्य में प्रवाहित की जाए, तो इलेक्ट्रोडों पर, उन इलेक्ट्रोडों के जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक, उनके तुल्यांकी भारों के बराबर होते हैं। मैं इसको ऐसे लिखूं, मान लीजिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, जैसे जब विद्युत धारा की समान मात्रा समान समय के लिए भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाए, तो उनके इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित या डिपॉजिट विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मान उनके तुल्यांकी भार के बराबर होता है, तुल्यांकी भार की क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात W समानुपाती E, W समानुपाती क्या लिख सकते हैं, E। ये था आपका फैराडे का सेकंड लॉ। कौन सा लॉ था, सेकंड लॉ। अब फैराडे का सेकंड लॉ पढ़ने के बाद स्टूडेंट अपन पढ़ने जा रहे हैं किसी विद्युत अपघट्य में चालकता तथा विशिष्ट चालकता का निर्धारण। देखो इसमें सबसे पहले ओम का नियम पढ़ेंगे, इसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे, ओम का नियम। ओम का नियम, ओम का नियम पढ़ने जा रहे हैं। पहले क्या पढ़ने जा रहे हैं, ओम का नियम। तो ओम का नियम में अपन फिजिक्स में स्टूडेंट 11th 12th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। तो ओम का नियम क्या है, I इज इक्वल टू E अपॉन R, I इज इक्वल टू E अपॉन R लिखते हैं।
इसका मतलब ये हुआ जब किसी विद्युत अपव्यय में धारा प्रवाहित की जाती है, धारा उसके विभवांतर E के समानुपाती होती है, बट उस प्रतिरोध की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। देखो भी ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार जब किसी विद्युत अपघट्टे में धारा प्रवाहित की जाती है तो धारा I विभवांतर E के समानुपाती होती है, जबकि प्रतिरोध R के व्युत्क्रमानुपाती होती है। R की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। धारा किसके समानुपाती होती है, E के तो समानुपाती होती है, और प्रतिरोध R के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये ओम का नियम है। किसका नियम है, ओम का नियम। अब ओम का नियम पढ़ने के बाद स्टूडेंट अपन पढ़ेंगे चालकता या प्रतिरोध। पहले अपन चालकता पढ़ेंगे। चालकता, कंडक्टिविटी। चालकता डिनोटेड बाय C। चालकता को किससे दर्शाएंगे, C। जब किसी विद्युत अपघट्टे में चालकता को देखा जाए, चालकता प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहेंगे। किसी विद्युत अपघट्टे में प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता C कहा जाता है। चालकता C कहा जाता है। तो अपन लिखेंगे C इजिकल टू 1/R। C इजिकल टू क्या लिखेंगे, 1/R। अब प्रतिरोध को किसमें लिखेंगे, R बराबर लिखेंगे अपन ओम में। किसमें लिखेंगे, ओम। प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। तो C बराबर क्या लिखेंगे, 1/ओम, 1/ओम। और C बराबर क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स। जो चालकता उसकी इकाई क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स। चालकता की इकाई क्या होगी स्टूडेंट्स, ओम इनवर्स। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि R इजिकल टू ओम और C इजिकल टू महो। C इजिकल टू क्या लिख सकते हैं, महो भी लिख सकते हैं। यानी इसका उल्टा लिख दें MHO। OHM को क्या लिखेंगे, महो लिख सकते हैं। और SI में इसका सीमेन होता है। SI में चालकता C की यूनिट सीमेन होती है। सीमेंस होती है, क्या होती है, सीमेंस। समझिए स्टूडेंट्स, ये आपकी चालकता थी। चालकता के बाद प्रतिरोध। तो प्रतिरोध डिनोटेड बाय R। तो R को क्या रखेंगे, किसी विद्युत अपघट्टे में चालकता के व्युत्क्रम को प्रतिरोध करते हैं। तो अपन एक बार सिंपल लिख देंगे, किसी विद्युत अपघट्टे में चालकता के व्युत्क्रम को प्रतिरोध कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रतिरोध कहा जाता है। तो R इजिकल टू 1/C। R इजिकल टू क्या लिखेंगे, 1/C। अब C की यूनिट क्या होती है स्टूडेंट्स, ओम इनवर्स। तो R इजिकल टू क्या लिख देंगे, ओम।
या फिर महो, सॉरी ओ भी लिखेंगे इसको, OHM, ये प्रतिरोध की यूनिट है। किसकी यूनिट स्टूडेंट? प्रतिरोध की। दो बातें होगी। उसके बाद स्टूडेंट हम पढ़ेंगे विशिष्ट प्रतिरोध। अपन जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है विशिष्ट प्रतिरोध। यहां लिखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसको बोलेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिनोटेड बाय रो। किससे दर्शाएंगे? रो से दर्शाएंगे। किससे दर्शाएंगे? रो से। देखो स्टूडेंट, इसमें क्या होता है, माना एक सेल है और इसमें दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं इस प्रकार से। इसमें कोई विद्युत अपघट्य भर दिया हमने, इलेक्ट्रोड को अपन बैटरी से जोड़ दिया इस प्रकार से। तो दोनों इलेक्ट्रोडों की दूरी क्या है? L सेंटीमीटर, L सेंटीमीटर। और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया इज इक्वल टू ए। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? ए। अब इस सेल का अपन प्रतिरोध निकालेंगे, तो सेल का प्रतिरोध क्या होगा? विशिष्ट प्रतिरोध। मान लीजिए अपने को ऐसे लिखे कि यानी किसी विद्युत अपघट्य में दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L सेंटीमीटर हो और उनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A सेंटीमीटर स्क्वायर हो, A वर्ग सेंटीमीटर। तो अपन जो सेल का जो प्रतिरोध होगा उसे क्या लिखेंगे? क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या लिखेंगे? क्रॉस सेक्शन, सॉरी विशिष्ट प्रतिरोध। देखो जब किसी विद्युत अपघट्य में दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L सेंटीमीटर हो एवं इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो सेल के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध रो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विशिष्ट प्रतिरोध रो कहा जाता है। नीचे लिखेंगे हम जानते हैं कि R समानुपाती L अपॉन A। ये फॉर्मूला है, R समानुपाती L अपॉन A। ये लिखिए। अब इसको मैं ऐसे लिखूं, R क्या है? प्रतिरोध। L क्या है? यहां पर मैं ऐसे लिखूं, R बराबर प्रतिरोध, ठीक है भाई, और L बराबर दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, और A इक्वल टू क्या है? इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल।
ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो ये अपन ऐसे लिखें R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन ए। ये अपने पास एक फॉर्मूला बन गया है। रो क्या है यहां पर, रो बराबर विशिष्ट प्रतिरोध, रो बराबर विशिष्ट प्रतिरोध, क्या लिखेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध, ये लिख दिया। अब मान लीजिए इसमें लिमिट लगाएं, यदि L इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड A इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये लिमिट लगा दें तो उपरोक्त समीकरण को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। तो ऐसे लिखेंगे R इज इक्वल टू रो, R इज इक्वल टू रो। अपने पास L इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और A इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो अपने पास क्या बचेगा, R इज इक्वल टू रो। अब इसकी डेफिनेशन लिखेंगे भाई। तो डेफिनेशन में देखो क्या लिखें, जब किसी विद्युत अपघट्य में इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो सेल के प्रतिरोध को ही विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। मैं इसको यहां लिख रहा हूं भाई। लिमिट लिखने के बाद जब किसी सेल में दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो तथा इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो सेल का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध रो के बराबर होता है, रो के बराबर होता है। सेल का प्रतिरोध किसके बराबर होता है, विशिष्ट प्रतिरोध रो के बराबर होता है। ये था स्टूडेंट आपका विशिष्ट प्रतिरोध। अब देखो भी अपन पढ़ेंगे विशिष्ट चालकता। क्या पढ़ेंगे, विशिष्ट चालकता। मैं ऐसे लिखूं इसको, विशिष्ट चालकता, हेडिंग डाल के विशिष्ट चालकता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिनोटेड बाय कप्पा, कप्पा से दर्शाएं। तो कप्पा का मीनिंग देखो स्टूडेंट्स क्या होता है, यानी जो सेल का विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को सेल की विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो मैं ऐसे लिखूं, किसी सेल के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस सेल की विशिष्ट
चालकता कहा जाता है, उस सेल की क्या कहा जाता है, विशिष्ट चालकता। तो कप्पा इज इक्वल टू 1/ρ। कप्पा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे स्टूडेंट, 1/ρ। कप्पा क्या है, विशिष्ट चालकता, और रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। तो इसका व्युत्क्रम क्या हो गया, विशिष्ट चालकता। तो नीचे लिखेंगे हम जानते हैं कि, ये लिखता हूं मैं, हम जानते हैं कि R समानुपाती L/E। ये थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं और करके, R इज इक्वल टू रो इंटू L/E, ये लिखेंगे। समझ गए स्टूडेंट्स। अब देखो इसको एक नंबर इक्वेशन ले लेंगे, एक नंबर इक्वेशन लेंगे। तो अब मैं ऐसे लिखूं, समीकरण 1 को व्युत्क्रम करने पर, एक को क्या करें, व्युत्क्रम करने पर, या एक में समीकरण 1 का भाग देने पर, एक में समीकरण 1 का भाग देने पर, जैसे लिखते हैं, एक में समीकरण 1 का भाग देने पर, पूरी समीकरण को 1 में भाग दे देंगे। तो 1 में भाग देंगे, क्या लिखेंगे, 1/r बराबर 1/ρ और इंटू A/L, ऐसे लिखेंगे। इसको दे देंगे 2 नंबर इक्वेशन। क्या देंगे, 2 नंबर इक्वेशन। ये 1 नंबर इक्वेशन है, ये 2 नंबर। अब देखो आप जानते हैं, हम जानते हैं कि 1/r इज इक्वल टू C होता है। 1/r इज इक्वल टू क्या होता है, C। और दूसरा इसमें लिख रखा है कि 1/ρ इज इक्वल टू कप्पा होता है कि नहीं होता है, दोनों इक्वेशन सही बात है। तो आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं, C इज इक्वल टू कप्पा इंटू A/L, या गए। अब कप्पा इंटू A/L आ गए, तो आपको ज्ञात क्या करना है, आपको तो क्या ज्ञात करना है, कप्पा ज्ञात करना है। तो मैं इस समीकरण को ऐसे लिखूं, कप्पा बराबर C इंटू L/A, कप्पा बराबर C इंटू L/A। अब देखो आपको ध्यान रखना है कि यदि चालकता को सेल स्थिरांक से गुणा कर दिया जाए तो विशिष्ट चालकता प्राप्त होती है। मैं ऐसे लिखूं, यदि चालकता C को सेल स्थिरांक L/A से गुणा कर दिया जाए तो विशिष्ट चालकता कप्पा प्राप्त होती है, कप्पा प्राप्त होती है। देखो अब अपने पास ये, अब इसकी यूनिट निकालेंगे, कप्पा की यूनिट क्या निकालेंगे। तो C की यूनिट स्टूडेंट क्या होती है, थोड़ी देर पहले निकाली थी हमने, ओम इनवर्स। क्या निकाली थी, ओम इनवर्स। C बराबर ओम इनवर्स। L की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर। A की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि अपन ये जानते हैं कि C बराबर ओम इनवर्स और L बराबर सेंटीमीटर, A बराबर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वैल्यू रख दी, तो कप्पा इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। कप्पा यूनिट क्या आएगी, ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। ये आपकी कप्पा आ गई, सेल जो सेल की विशिष्ट चालकता उसे हम कप्पा बोलते हैं। अब एक शब्द आता है कई बार, सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक से आप क्या समझते हैं, देखो मैं यहां लिख रहा हूं,
सेल कांस्टेंट से, सेल कांस्टेंट डिनोटेड एक्स, एक्स से दर्शाएंगे, किससे दर्शाएंगे, एक्स। तो देखो इसमें किसी सेल में विशिष्ट प्रतिरोध तथा विशिष्ट चालकता तथा चालकता के अनुपात को सेल स्थिरांक, सेल कांस्टेंट एक्स कहा जाता है। देखो हम जानते हैं कि अभी K इक्वल टू C इंटू एल अपॉन ए, ये फॉर्मूला था भाई। तो यहां पर मान लीजिए मैं L अपॉन ए को सेल कांस्टेंट बोलूं, L अपॉन ए इक्वल टू एक्स, ऐसे लिख देता हूं मैं। तो मान लीजिए अपन ऐसे लिखें L अपॉन ए इक्वल टू K अपॉन C, ये लिख देते हैं, K अपॉन C लिख दिया। तो K क्या है हमारे पास, विशिष्ट चालकता, C क्या है, चालकता। तो L अपॉन ए क्या था, x, तो x इक्वल टू K अपॉन C, x इक्वल टू K अपॉन C आ जाएगा। तो सेल स्थिरांक क्या हो जाएगा, K अपॉन C। K क्या है, K अपने पास विशिष्ट चालकता और C क्या है, चालकता। समझ गए स्टूडेंट्स। अब इसकी यूनिट निकालें तो x की यूनिट क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू K की यूनिट क्या होती है, ओम इनवर्स इनटू सेंटीमीटर इनवर्स, और C की यूनिट ओम, C की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कैंसिल होंगे दोनों। अब देखो इसको अपन क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू सेंटीमीटर इनवर्स, x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर इनवर्स। क्यों लिखेंगे सेंटीमीटर इनवर्स, L का सेंटीमीटर होता है, इसका सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। आप लोग इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, x इज इक्वल टू L का क्या होता है, सेंटीमीटर, और A का क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अपने पास क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये था स्टूडेंट आपका सेल कांस्टेंट। इसमें स्टूडेंट आज हमने पढ़ा है फैराडे का द्वितीय नियम, उसके बाद प्रतिरोध, चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता, और सेल कांस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।